हेलो दोस्तों, मैं हूं विपुल। स्वागत करता हूं आपका सरफेस्ट ऑडियो बुक में। आज हम सुनेंगे रिच डैड पुअर डैड की फुल ऑडियो बुक का लास्ट पार्टीशन नंबर 14। तो शुरू करते हैं। मैं ऐसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूँगा, आप वो बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, आप सावधान रहें कि क्या आप पढ़ रहे हैं या आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा ताकतवर है। आप जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे वही आप बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाएंगे। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको इस विषय को नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे स्कूल के टीचर शिक्षण का अध्ययन करने के बाद अक्सर शिक्षक बन जाते हैं, और इसी तरह सिलसिला जारी रहता है। अपने अध्ययन के विषय को सावधानी से चुनें। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों के पास एक ही मूलभूत फॉर्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा है, और वह फॉर्मूला है पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फॉर्मूला यही है, जिसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेक बुक को बैलेंस करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और फिर उस काम पर चले जाते हैं। यही उनका मूलभूत फॉर्मूला या नुस्खा है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं या आप पर्याप्त कमा नहीं रहे हैं, तो आपको अपने पैसे बनाने के फॉर्मूले को बदल देना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने वीकेंड की एक कक्षा में भाग लिया था जिसका शीर्षक था किस तरह रियल एस्टेट फोरक्लोज को खरीदें। मैंने एक फॉर्मूला सीख लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए सिद्धांत को असली ज़िंदगी में आजमा कर देखना। यहाँ पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 सालों तक जब मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था, मैं अपने खाली समय को फोरक्लोजर को खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश कर रहा था। मैंने उस फॉर्मूले से कई करोड़ डॉलर बनाए, परंतु आज भी यह बहुत धीमा फॉर्मूला है और फिर भी बहुत से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। एक बार मैं उस फॉर्मूले का विशेषज्ञ बन गया तो मैं दूसरे फॉर्मूलों की खोज करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे कोई नई जानकारी सीधे सीधे रूप नहीं मिलती, परंतु मैं हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर सीखा। मैंने ऐसी बहुत सी कक्षाओं में भाग लिया है जो केवल डेरिवेटिव सौदेबाजों के लिए आयोजित की गई थी और वस्तुओं के बान सौदेबाज के लिए किया जाता था, तथा अराजकतावादियों के लिए आयोजित किए गए कक्षा में भी मैं गया हूँ। मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पहुँच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहाँ परमाणु भौतिकी और स्पेस साइंस विशेषज्ञों की भीड़ थी, परंतु मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा जिसे मेरा स्टॉक और रियल एस्टेट निवेश में ज़्यादा अर्थपूर्ण और फ़ायदेमंद बन गया। ज़्यादातर जूनियर कॉलेजों में, सामुदायिक कॉलेजों में फाइनेंशियल प्लानिंग या पारंपरिक निवेश को खरीदने के तरीकों पर कक्षाएं आयोजित की जाती थी। शुरुआत करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। तो मैं हमेशा एक ज़्यादा तेज फॉर्मूले की खोज करता रहता हूँ। इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूँ, उतना कमाने के लिए लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज की तेज़ी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, क्योंकि प्राय आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुका है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी तेज़ी से सीखते हैं। यह कला अनमोल है। ज़्यादा तेज फॉर्मूले ढूंढने में बहुत काम आती है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फार्मूला है जो गुफा मानव के ज़माने में पैदा हुआ था। 5. खुद को सबसे पहले वेतन दे। खुद पर अनुशासन की ताकत। अगर आप खुद को काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी न करें। आपको इससे पहले मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू पाना आ जाए। इस बात में कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें, पैसा कमाएं और फूंक दें। खुद पर अनुशासन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं। यह खुद पर अनुशासन की कमी है जिससे तनख्वाह बढ़ने पर लोग तुरंत ही बाहर बाजार में जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। यह कहना कठिन है कि 10 कदमों में कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु सभी कदमों में से इसकी विशेषज्ञता सबसे कठिन है। अगर यह आप में पहले से मौजूद न हो तो मैं यह भी कहना चाहूँगा कि खुद पर अनुशासन की कमी हो रही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोग 3 समुदायों में बांटता है: अमीर, गरीब और मध्य वर्ग। सीधे तरीके से कहें तो जिन लोगों को आत्मसम्मान कम होता है, जो फाइनेंशियल दबावों को सहन नहीं कर पाते, वह कभी अमीर नहीं बन पाते। कभी नहीं का मतलब कभी भी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया था, मेरे अपने अमीर डैडी यह सबक सिखाया था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी,
दुनिया के लोगों को इधर उधर धकेलती रहती है, तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में अतिरिक्त नियंत्रण नहीं होता और अनुशासन की कमी होती है। जिन लोगों में आंतरिक सहन शक्ति की कमी होती है, वे अक्सर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जिनमें आत्म अनुशासन होता है। मैं जिन व्यावसायिक कक्षाओं में पढ़ाता हूँ, वहाँ मैं लोगों को लगातार ये याद दिलाता हूँ कि वे अपने सामान या सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आपका खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैनेजमेंट दक्षताएं हैं। 1. कैश फ्लो का मैनेजमेंट। 2. लोगों का मैनेजमेंट। 3. व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट। मैं ये कहूँगा कि इन 3 दक्षताओं में केवल व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए नहीं, बल्कि सभी काम के लिए है। ये तीनों आपकी जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, सदस्य के रूप में, व्यवसाय के रूप में, किसी भी धर्मार्थ संगठन में या शहर या देश में भी। ये सभी दक्षताएं आत्म अनुशासन को साधने से बढ़ जाती है। मैं खुद को सबसे पहले भुगतान करें सिद्धांत को हल्केपन से नहीं लेता। जॉर्ज क्लासन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन ऑन द बेबीलोन में खुद को सबसे पहले भुगतान करें का वक्तव्य सबसे पहले आया था। इस पुस्तक की करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं, फिर भी करोड़ों लोग इस जबरदस्त जुमले को दोहराते हैं। बहुत कम ही लोग इस सलाह का पालन करते हैं। जैसा मैंने कहा है, फाइनेंशियल साक्षरता अंक पढ़ने की योग्यता देती है और अंक कहानी बता देते हैं। किसी आदमी का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखकर मैं तत्काल यह देख सकता हूँ कि जो लोग खुद को सबसे पहले भुगतान करें कि सिद्धांत पर राग अलापते रहते हैं, वे दरअसल इसका कितना पालन करते हैं। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो एक बार फिर हम ऐसे लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना करेंगे जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं और जो ऐसा नहीं करते। वे लोग जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं। चित्रों का अध्ययन करें तो देखें कि क्या आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं कि नहीं। इसके लिए कैश फ्लो की समझ जरूरी है, जिससे कहानी बताई जाती है। ज़्यादातर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्दी यह पता चल जाएगा कि अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में कहाँ गड़बड़ी है और 90% लोग क्यों ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं और इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसी सरकारी मदद की ज़रूरत क्यों होती है। क्या आप इसे देख सकते हैं? पिछले पृष्ठ पर दिया हुआ चित्र उस व्यक्ति के काम को दर्शाता है जो खुद का भुगतान सबसे पहले करता है। हर महीने मासिक खर्चों का भुगतान करने से पहले वे अपने संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि करोड़ों लोग इस कला सेन की पुस्तक पढ़ी है, खुद को सबसे पहले भुगतान करें का सिद्धांत समझा है, परंतु हकीकत में वे खुद को आखिर में भुगतान करते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूँ जो बिल्स का भुगतान सबसे पहले करने में गंभीरतापूर्वक विश्वास करते हैं, और मैं यह भी सुन सकता हूँ कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने बिल्स बिल्कुल ना चुकाएं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप वही करें जो पुस्तक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसा दे। और पिछले पृष्ठ पर दिया गया चित्र का इसी सिद्धांत का लेखांकन चित्र है, जबकि बाद में आने वाला चित्र पूरी तरह से गलत है। ऐसा व्यक्ति जो हर एक को पहले चुकाता है, आखिर में व्यय, टैक्स, किराया और उसके पास अक्सर भोजन के लिए कुछ नहीं बचता। मेरी पत्नी और मेरे पास कई बुक कीपर्स, अकाउंट्स और बैंकर्स हैं जिन्हें शुरू में हमारे खुद से पहले पैसा दें सिद्धांत से बहुत समस्या होती थी। इसका कारण यह है, फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी दरअसल वही करते हैं जो बाकी की जनता करती है, यानी खुद को सबसे पहले आखिर में देना। वह बाकी लोगों को सबसे पहला पैसा देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे महीने भी आए जब किन्हीं कारणों से मेरा कैश फ्लो बैलेंस में काफ़ी कम हो रहा था, फिर भी मैंने खुद को सबसे पहले ही पैसा दिया। मेरे अकाउंट और बुक कीपर चीखने लगे, वह पीछे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ लेंगे, वे लोग बिजली काट देंगे। मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को पैसा दिया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन की कहानी इसी बारे में है, खुद पर अनुशासन की ताकत और आंतरिक सहन शक्ति के बारे में। इस बोलचाल की भाषा गुर्द भी कह सकते हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने मेरी नौकरी के पहले महीने में मुझे बताया था कि ज़्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते हैं, पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं
और खुद को पैसे नहीं देते। एक सेल्स क्लर्क कहता है आप इसे चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है आगे बढ़े चलो, घर खरीदने पर सरकार आपको टैक्स में छूट देती है। पूरी पुस्तक दरअसल इसी बारे में है। आप में धारा के विरुद्ध जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमज़ोर ना हो, परंतु जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का हौसला पस्त होने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार बने। मुझ पर ज़्यादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सबसे पहले खुद को पैसे देता हूँ। मैं अपनी आय को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसलिए आप में से जिन लोगों द सीक्रेट ऑफ द रिच नाम का वीडियो देखा है, उन्हें मैं ये बताता हूँ कि मेरी आय नेवादा के कॉरपोरेशन के ज़रिए संपत्ति वाले कॉलम से आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिल का भुगतान सबसे आखिर में करता हूँ, परंतु मुझ में इतनी आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूँ। मैं कंज्यूमर कर्ज को पसंद नहीं करता। मेरे पास इतने दायित्व हैं जो 99% लोगों से ज़्यादा है, परंतु उनका भुगतान मैं नहीं करता हूँ, परंतु दूसरे लोग मेरी देनदारियों को चुकाते हैं। वे मेरे किराएदार कहलाते हैं। तो खुद को पैसा देने में पहला नियम यह है कि कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने वित्त का भुगतान सबसे आखिर में करता हूँ, परंतु मैं केवल कुछ महत्वहीन वित्त ही बचा कर रखता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब मेरे पास पैसा कम होता है तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं कर्ज देने वालों को और सरकार को चीखने देता हूँ। जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं जाऊं और ज़्यादा पैसे कमाऊं। तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूं। उस पैसे से मैं निवेश करता हूं और कर्ज देने वालों को चीखने देता हूं। मैं वैसे आमतौर पर उन्हें सही समय पर भुगतान कर देता हूं। मेरी पत्नी और मेरी क्रेडिट बहुत अच्छी है। हम केवल दबाव में नहीं आते और कर्ज उतारने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल नहीं करते, न ही उसके लिए स्टॉक को बेचते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। तो जवाब ये है, 1, ऐसे बड़े कर्ज में न फंसें जिसका भुगतान आपको करना हो। अपने खर्चों को सीमित रखें। अपनी संपत्ति को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा या शानदार आलीशान कार या घर खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहना समझदारी नहीं है। 2, जब आपके पास पैसा कम होता है तो दबाव को बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेश को खर्च न करें। उस दबाव को अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और बिल्स का भुगतान करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोच सकें। इससे ज़्यादा पैसा कमाने की आपकी योग्यता भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज़्यादा विकसित होगी। मैं कई बार फाइनेंशियल भट्टी में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादा आमदनी हासिल की है और ये ध्यान रखा है कि मेरे संपत्ति वाले कॉलम में से कोई नुकसान न पहुँचे। मेरा बुक कीपर चीखने लगा और बचाव के लिए छुप गया, परंतु मैं उस तरह का सिपाही था जो किल की रक्षा के लिए लड़ रहा था। गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती है। एक आम बुरी आदत है बचत में से पैसे निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि बचत को ज़्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, न कि बिलों का भुगतान करने के लिए। मैं जानता हूँ कि यह कठोर जान पड़ता है, परंतु जैसा मैंने कहा, अगर आप अंदर से कठोर नहीं हैं तो दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी। अगर आप आर्थिक दबाव पसंद न करते हैं तो आप एक ऐसा फॉर्मूला खोज लें जो आपके लिए कारगर साबित हो। एक अच्छा फॉर्मूला यह होगा कि कम खर्च किए जाएं और पैसों को बैंक में रखा जाए, ज़्यादा इनकम टैक्स चुकाया जाए और सुरक्षित म्यूचुअल फंड खरीदे जाएं और औसत बनने रहने की कसम खाई जाए। परंतु यह खुद को सबसे पहले भुगतान करने के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यह नियम आत्म बलिदान या आर्थिक संन्यास को प्रोत्साहित नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को सबसे पहले भुगतान करें और भूखे मरो। जिंदगी मौज मस्ती के लिए है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को जागृत कर लेंगे तो आपके पास आपके जीवन के सभी सुख हो सकते हैं। अगर आप अमीर बन सकते हैं और आप बिल चुका सकते हैं तो इस प्रक्रिया में अच्छी ज़िंदगी भी जी सकते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि कहलाती है। 6, अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें। अच्छी सलाह की शक्ति। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने घर के सामने एक पट्टी टांग लेते हैं, मालिक बेचना चाहता है। या मैं टीवी पर देखता हूँ कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया है।
वह इस बात पे भरोसा करते थे कि प्रोफेशनल को अच्छा भुगतान किया जाए और मैंने भी उसी सिद्धांत को अपनाया है। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर और मेरा सचमुच मानना है, अगर लोग प्रोफेशनल्स होते हैं तो उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतने ज़्यादा पैसा कमाएंगे। हम सूचना के युग में रह रहे हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना तो देगा ही, आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो ये करने के लिए इच्छुक हैं। कुछ ने तो मुझे तब सिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और आज मैं उनके साथ हूँ। मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ वह मेरे द्वारा उसकी सूचना से कमाए गए धन का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, क्योंकि इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि मैंने बहुत सा पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है। जैसे उस समय मैंने जब उस ज़मीन के खाली टुकड़े को $9,000 में ख़रीदा और तत्काल इसे $25,000 में बेच दिया ताकि अपने लिए जल्दी कार खरीद सकूं। ब्रोकर आपके बाज़ार की आंख और कान हैं। वे हर रोज़ वहाँ होते हैं और इसलिए मेरी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं उसके बजाय गोल्फ खेल सकता हूँ। इसके अलावा आप लोग खुद ही अपना घर बेच सकते हैं। उनके लिए खुद के समय की कोई ख़ास कीमत नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों ख़राब करूं, जबकि इस समय को मैं ज़्यादा पैसे कमाने या अपने अतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि इतने ज़्यादा गरीब और मध्यवर्गीय लोग स्तेत्रा में ख़राब सर्विस के बावजूद 15 से 20% टिप देते हैं और ब्रोकर को 3 से 7% देने में आनाकानी और शिकायत करते हैं। वे खर्च वाले कॉलम के लोगों को टिप देते हैं और संपत्ति वाले कॉलम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं। यह आर्थिक समझदारी नहीं है। सभी ब्रोकर्स एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज़्यादातर ब्रोकर सेल्समैन होते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि रियल एस्टेट के सेल्समैन बहुत बुरे होते हैं। वे बेचते हैं परंतु उनके पास बहुत सा कम या बिल्कुल भी रियल एस्टेट नहीं होता। घर बेचने वाले ब्रोकर और निवेश बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बड़ा अंतर होता है, और यह स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है, जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं। परी कथा की तरह आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेंढकों को चूमते हैं। पुरानी कहावत है, याद कीजिए, अगर आपको इंसाइक्लोपीडिया की ज़रूरत है तो इंसाइक्लोपीडिया भेजने वाले से पूछें। जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं पहले ये पता करता हूँ कि उसके पास उसकी खुद की कितनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी या स्टॉक है और वह कितना फीसदी टैक्स दे रहा है। यही मेरे टैक्स अटॉर्नी और मेरे अकाउंटेंट के बारे में भी मैं करता हूँ। मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो अपने काम से काम रखती है। उसका पेशा हालांकि अकाउंटिंग है परंतु उसका काम रियल एस्टेट है। मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा सा बिजनेस अकाउंट था परंतु उसके पास रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं था। मैंने अकाउंटेंट बदल दिया क्योंकि हम एक व्यवसाय को प्रेम नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजे जो आपकी सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखता हो। कई ब्रोकर्स आपको शिक्षित करने के लिए समय निकाल लेंगे और वे आपके द्वारा खोजी गई सर्वश्रेष्ठ संपत्ति साबित हो सकती हैं। बस उद्धार रहें और वे भी आपके प्रति उद्धार रहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वह आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे। यह विशुद्ध और आसान सा तर्क है। जैसा मैंने पहले कहा था, मैनेजमेंट की दक्षताओं में से एक लोगों का मैनेजमेंट है। कई लोग केवल ऐसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हो और जिन पर उनकी सत्ता हो, जैसे किसी ऑफिस में अधीन स्नेह। कई दोयम दर्जे का मैनेजर ही बने रहेंगे और उन्हें कभी भी तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि वे यह तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ काम कैसे किया जाता है परंतु यह नहीं जानते कि ऊपर वालों के साथ काम कैसे किया जाता है। असली दक्षता है कि किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने से श्रेष्ठ और ज़्यादा स्मार्ट व्यक्तियों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसलिए कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। आपके पास भी होना चाहिए और यह फाइनेंशियल समझदारी है। 7. इंडियन दाता बने। यहाँ बिना कुछ दिए पाने की ताकत है। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकी इंडियंस की सांस्कृतिक परंपरा से झटका लगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी उसे उपहार समझ लेते थे और तब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उन्हें पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते। इसी तरह
इंडियन दाता वाक्यांश पैदा हुआ। एक छोटी सी सांस्कृतिक नासमझी के कारण संपत्ति के कॉलम की दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत ज़रूरी है। परिष्कृत निवेशक का पहला सवाल यह होता है, मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। वे यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है, इसलिए निवेश पर वापसी इतनी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी दूरी पर था। बैंक $60,000 चाहती थी और मैंने $50,000 की बोली लगाई। उन्होंने सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगा हुआ था। उन्होंने ये महसूस कर लिया कि मैं गंभीर था। ज़्यादातर निवेशक यह कहेंगे कि आप अपना बहुत सा पैसा फंसा नहीं रहे हैं, क्या इस पर लोन लेना ज़्यादा बेहतर नहीं होता? इसका जवाब है, इस मामले में बिल्कुल नहीं। मेरी निवेश कंपनी जाड़े के महीनों में इसे वेकेशन रेंटल के रूप में इस्तेमाल करती है। जब प्रवासी पक्षी एरिज़ोना से आते हैं, इसे 4 महीनों के लिए $2,500 किराए पर दे देती है। बाकी के 8 महीने इसका किराया केवल $1,000 आता है। मेरा पैसा लगभग 3 सालों में वापस आ गया था। अब मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ जो हर महीने मेरी आमदनी बढ़ाती है। यही स्टॉक के बारे में किया जाता है। प्राय मेरा ब्रोकर मुझे सलाह देता है कि मैं किस कंपनी के स्टॉक पर ज़्यादा पैसा लगाऊं, क्योंकि उसके विचार से वह कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेयर में तेज़ी आ जाएगी और कोई नया सामान बाजार में लाने वाली है। मैं अपने पैसे को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगा कर रखता हूँ। जब शेयर की कीमतें बढ़ती हैं, फिर मैं अपनी मूल धनराशि को निकाल लेता हूँ और बाजार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा मूल रकम वापस आ चुका है, दूसरी संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार है। इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं इसे एक ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूँ जो हर तरह से मुझे मुफ्त में मिलती है। यह एक सच है कि मैं कई मौक़ों पर पैसा खोया भी है, परंतु मैं उतने ही पैसों से खेल खेलता हूँ जितना का नुकसान मैं उठा सकता हूँ। मैं ये कहूँगा कि औसत 10 निवेशों पर मुझे 2 या 3 में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई लाभ या हानि नहीं होती और मैं 2 या 3 में घाटा भी खाता हूँ। परंतु मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते हैं। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसों को बैंक में रख देते हैं और दीर्घकालीन में उनकी बचत कुछ नहीं से बेहतर होती है, परंतु आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज़्यादातर मामलों में आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे, आजकल ऐसा बिरले ही होता है। मेरे हर निवेश में एक न एक चीज़ मुफ्त होनी चाहिए। एक छोटा सा रियल एस्टेट, मिनी स्टोरेज वाली खाली ज़मीन का टुकड़ा, घर का स्टॉक का शेयर्स या फिर ऑफिस बिल्डिंग, और जोखिम सम्मित भी होना चाहिए। इस विषय पर इतनी ज़्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैकडॉनल्ड के मशहूर क्रॉक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते क्योंकि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मुफ्त में मिला था। तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपका पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या संपत्ति आती है, यह भी महत्वपूर्ण है। यही फाइनेंशियल समझदारी है। 8. संपत्ति से विलासिता की चीज़ें खरीदी जाती है। केंद्रित करने की शक्ति। मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और उसकी जेब में ऐसा लगता था कि जैसे छेद हो गया हो। 16 साल की उम्र में स्वाभाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी। बहाना यह था कि सभी दोस्तों के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है। यह लड़का अपनी बचत में से पैसे निकालकर नकद कार खरीदना चाहता था। ऐसे समय उसके डैडी ने मुझे सलाह मांगी, आप क्या सोचते हैं कि मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिता की तरह उसे कार खरीद के दे दूं? इसके जवाब में मैंने कहा, कुछ समय के लिए तो ठीक है, परंतु लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे? क्या आप अपने बच्चे को कार प्राप्त करने की इच्छा से कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उसके दिमाग की बत्तियां जल गई और वो तुरंत ही घर की तरफ चल पड़ा। 2 महीने बाद मुझे वो दोस्त फिर मिला। क्या तुम्हारे बेटे को अपनी नई कार मिल गई? मैंने पूछा। नहीं, उसे नहीं मिली, परंतु मैं गया और उसे कार के लिए $3,000 दे दिए। मैंने उसे कहा कि वह अपने कॉलेज के पैसे के बजाय मेरे पैसे का उपयोग करें। मैंने कहा, यह तो आपकी उदारता है। नहीं, उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी थी। मैंने आपकी सलाह मान ली और उसकी कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की शर्त भी रखी है। शर्त क्या है? मैंने पूछा। पहले तो हमने आपके कैश फ्लो का गेम का सहारा लिया। हमने इसे खेलते हुए पैसे की समझदारी से इस्तेमाल पर एक लंबा विचार विमर्श किया।
फिर मैंने उसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्यता दिलवा दी और स्टॉक मार्केट पर कुछ पुस्तकें भी दिलवाई। फिर दिक्कत कहाँ थी? मैंने उसे कहा कि $3000 उसके हैं, परंतु वह इनसे सीधे कार नहीं खरीद सकता। वह इनसे स्टॉक खरीद ले और बेच सकता है, खुद का ब्रोकर ढूंढ सकता है, और एक बार वह इन $3000 को $6000 बना लेता है तो वो अपनी कार खरीद सकता है और बाकी के $3000 अपने कॉलेज के फंड में जाएंगे। मैंने पूछा, इसका परिणाम क्या निकले? वाह, शुरुआत में किस्मत वाला रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद उसने अपने मुनाफे की सारी रकम गंवा दी। तब वो सचमुच में रुचि लेने लगा। आज चाहे वो $2000 के घाटे में है, परंतु उसकी रुचि आज बढ़ गई है। उसने मेरे द्वारा खरीदी सारी पुस्तकें पढ़ डाली और वह ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों की खोज में पुस्तकालय भी गया था। वह मन लगाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है, सूचकों पर नज़र रखता है और MTV के बजाय NBC देखता है। उसके पास केवल $1000 बचे हैं, परंतु उसकी रुचि और ज्ञान आसमान को छू रहे हैं। वह जानता है कि अगर वह इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे 2 सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा, परंतु उसे कोई खास चिंता नहीं है। अब उसे कार हासिल करने में ज़्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि उसे एक ऐसा खेल मिल गया है जिसमें उसे ज़्यादा आनंद मिलता है। क्या होगा अगर सारा पैसा हार जाता है? मैंने पूछा। जब होगा तब देखा जाएगा। मैं तो चाहूँगा कि वह अभी सारा पैसा हार जाए, बजाय इसके वह हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे। और इसके अलावा मैं तो ये भी मानता हूँ कि उसकी शिक्षा पर खर्च किए गए सर्वश्रेष्ठ $3000 थे। जो वो सीख रहा है वो ज़िंदगी भर उसके काम आएगा और वह पैसे की ताकत का सम्मान भी करेगा और सीख भी जाएगा। मुझे लगता है कि अब उसकी जेब में छेद बंद हो चुका है। जैसा मैंने खुद को सबसे पहले भुगतान करे वाले खंड में कहा था, अगर कोई व्यक्ति आत्म अनुशासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेहतर यही होगा कि वह कभी भी अमीर बनने की कोशिश न करें। सैद्धांतिक हिसाब से संपत्ति वाले कॉलम से कैश फ्लो विकसित करने की प्रक्रिया आसान नज़र आती है, परंतु इसमें पैसे को दिशा देने की मानसिक सहन शक्ति ज़रूरत होती है, जो मुश्किल साबित होता है। बाहरी आकर्षणों और प्रलोभनों के कारण आज की खुददारी दुनिया में यह ज़्यादा आसान हो चला है कि पैसे को पूरा उड़ा दिया जाए। कमज़ोर मानसिक शक्ति के कारण ही वह पैसा सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते पर बह जाता है। यह गरीबी और आर्थिक संघर्ष का कारण है। मैंने फाइनेंशियल समझदारी का यह आंकड़ों का उदाहरण इसके लिए दिया ताकि पैसे से ज़्यादा पैसे कमाने की योग्यता को जाना जा सके। अगर हम 100 लोगों को साल के शुरू में $10,000 दे देते हैं और साल के अंत में क्या होगा? 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वास्तव में कई ज़्यादा कर्ज में दबे होंगे, क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रिज, टीवी, VCR या छुट्टियों के लिए नगद पैसा दिया होगा। 16 ने उस $10,000 को 5 या 10% से बढ़ाया होगा। 4 ने इसे $20,000 या लाखों डॉलर तक बढ़ाया होगा। हम किसी भी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हमें पैसे के लिए काम कर सकें। मेरे विचार में यह सीखना भी महत्वपूर्ण होता है कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलासिता की वस्तु से प्रेम करता हूँ। अंतर यह है कि कई लोग विलासिता की चीज़ों को कर्ज लेकर खरीदते हैं। यह पड़ोसियों से प्रतियोगिता करने का जाल है। जब मैं कार खरीदना चाहता था तब आसान रास्ता यही था कि मैं अपने बैंकर को बुला लेता और लोन ले लेता, परंतु मैंने दायित्व वाले कॉलम को बढ़ाने के बजाय संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित रखा। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है। मैं अपने खर्च की इच्छा से प्रेरित होता हूँ कि किस तरह उसके लिए अतिरिक्त पैसे जुटा सकूँ। आजकल प्राय हम अपनी मनचाही चीज़ों को खरीदने के लिए कर्ज लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। यह रास्ता कुछ समय के लिए तो आसान होता है, परंतु लंबे समय में मुश्किल साबित होता है। यह एक ऐसी बुरी आदत है जो हम इंसानों को रूप में और राष्ट्र के रूप में भी है। याद रखें, आसान रास्ते हमेशा मुश्किल बन जाते हैं और मुश्किल रास्ते हमेशा अक्सर आसान बन जाते हैं। जितनी जल्दी आप खुद को और अपने प्रियजनों को पैसे के शासक के रूप में परीक्षित करने लगोगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पैसा बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके ऊपर राज करेगा। यह आपसे ज़्यादा स्मार्ट होगा। अगर पैसा आपसे ज़्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए ज़िंदगी भर काम करते रहेंगे। पैसे के ऊपर शासन करने के लिए आपको इससे ज़्यादा स्मार्ट बनना होगा।
फिर पैसा वही करेगा जो आप इसे कहेंगे। यह आपकी तरह आज्ञा का पालन करेगा और आप इसके गुलाम नहीं बनेंगे। इसके बजाय वो आपके गुलाम होगा और आप उसके मालिक होंगे। यह आर्थिक समझदारी है। 9. नायकों की ज़रूरत। मिथक की ताकत। जब मैं छोटा सा था तब मैं विली मेजहैक आरन योगी बेरा का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वे मेरे आदर्श थे। लिटिल लीग खेल रहे बच्चे के रूप में मैं उनकी तरह होना चाहता था। मैं उनके बेसबॉल के कार्ड को भी सहेज कर रखता था। मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। मैं उनके बारे में सभी आंकड़े जानता था, उनके बैटिंग के औसत और उनको मिलने वाली धनराशि, वे किस तरह से बड़े हुए, सब कुछ। मैं सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता था। 9 या 10 साल की उम्र में मैं जब बेसबॉल खेलने के लिए मैदान में जाता था तो मैं नहीं जाता था, बल्कि मेरे रूप में योगी या हैक मैदान पर उतरते थे। यह सीखने के सबसे शतक तरीकों में से एक है जो हमें बड़े होने के बाद खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं। हम अपने नौसिखिएपन को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे से बच्चे को बास्केटबॉल खेलते देखता हूँ। कोर्ट पर वह छोटे जॉनी नहीं होते, वो तो माइकल जॉर्डन, सर चार्ल्स या क्लाइड होते हैं। आदर्श नायकों की नकल करना ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सच्चा और सटीक तरीका है। और इसलिए जब ओजी सिम्पसन की तरह नायक बदनाम हो जाता है तो इतनी चीख पुकार मचती है। यह किसी अदालत कार्यवाही से ज़्यादा होता है। यह एक आदर्श नायक को खो देना होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तरह बनने का आपका सपना होता है और लोग बचपन से संजोए रखते हैं, जिसकी पूजा करते थे। अचानक हम उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में से निकालना पड़ता है। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे आदर्श नायक बदल गए थे। मेरे गोल्फ के हीरो बने पीटर जॉब्सन, फ्रेंड्स कपल और टाइगर वुड्स। मैं उनके शॉट्स की नकल करता हूँ और उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे आदर्श नायक डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बुफे, पीटर लिंच, जेफ बेजोस और जिम रॉजर्स भी हैं। बड़ा हो जाने के बाद मैं उनके आंकड़े उसी तरह जानता हूँ जिस तरह मैं अपने बचपन में बेसबॉल हीरोज़ के आंकड़े जानता था। मैं अनुसरण करता हूँ। जब वॉरेन बुफे निवेश करते हैं और बाजार के बारे में, उनके नज़रिए के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं पीटर लिंच की पुस्तक भी इसलिए पढ़ता हूँ ताकि स्टॉक चुनने की उनकी तकनीकों में समझ सकूँ। और मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इसलिए पढ़ता हूँ ताकि ये जान सकूँ कि वह किस तरह के सौदे करते हैं। जिस तरह मैदान पर बेसबॉल के लिए बैटिंग करते जाते समय मैं खुद की भूमिका में नहीं होता, उसी तरह जब मैं बाजार में उतरता हूँ या कोई सौदा करता हूँ तो मैं अपने अवचेतन रूप से ट्रंप की बहादुरी का अभिनय करता हूँ। या जब मेरी किसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करता हूँ तो मैं उसे इस तरह देखता हूँ जैसे पीटर लिंच ये काम कर रहे हैं। आदर्श नायक होने से हम अपनी कच्ची प्रतिभा के बृहद स्रोत का दोहन करते हैं, परंतु आदर्श नायक हमें प्रेरित करने से ज़्यादा काम करते हैं। वे चीज़ों को ज़्यादा आसान बना देते हैं। चीज़ें आसान दिखने के कारण भी हम उन्हीं तरह बनना चाहते हैं। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी यह कर सकता हूँ। जब निवेश की बात आती है तो ज़्यादातर लोग इसे बहुत कठिन समझते हैं। इसके बजाय उनके आदर्श नायकों की तलाश करनी चाहिए जो इसे आसान बना दे। 10. सिखाओ और आपको हासिल होगा। देने की शक्ति। मेरे दोनों डैडी शिक्षक थे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा सबक सिखाया जो मेरे साथ ज़िंदगी भर चलता रहा, और वह सबक था परोपकार करना या देना। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने अपने समय और ज्ञान के द्वारा दूसरों लोगों को बहुत दिया है, परंतु शायद ही कभी अपना पैसा दिया हो। जैसा मैं बता रहा हूँ कि सामान्यतः वो कहा करते थे तभी देंगे जब उनके पास अतिरिक्त धन होगा, और उनके पास कभी भी अतिरिक्त धन नहीं होता था। मेरे अमीर डैडी ने पैसा भी दिया और शिक्षा भी दी। वह देने के सिद्धांत को पक्का यकीन रखते थे। अगर आपको कुछ चाहिए तो सबसे पहले आपको कुछ देने की ज़रूरत है। वे हमेशा कहा करते थे। जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वे चर्च या अपनी पसंदीदा धर्मास्थ स्थल के दान देते थे। अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहूँ तो यह विचार यही होगा, जब भी आपको किसी चीज़ की कमी या ज़रूरत महसूस हो तो पहले उस चीज़ को दे दें, बाद में वह बाल्टियों में भरकर आपके पास लौट आएंगी। यह पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है। मैं ये जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा, परंतु मैंने ऐसा किया है और इससे फ़ायदा भी उठाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आदान प्रदान का सिद्धांत सही है और इसलिए
मैं वही चीज़ें देता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। मुझे पैसा चाहिए, इसके लिए मैं पैसे देता हूँ और यह कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाता है। मैं बिक्री बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं व्यक्ति को कुछ बेचने में मदद करता हूँ और मेरी बिक्री बढ़ जाती है। मैं संपर्क बढ़ाना चाहता हूँ और मैं किसी और को संपर्क बढ़ाने में मदद कर देता हूँ और जादू की तरह मेरे भी संपर्क बढ़ जाते हैं। मैंने सालों पहले एक कहावत सुनी थी, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए पर इंसानों को देना चाहिए। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा लालची होते हैं। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वो व्यक्ति दूसरों द्वारा चाही गई कुछ चीज़ें दे रहा है। मेरे जीवन में मेरे तमाम वर्षों में जब भी मैंने पैसे की कमी या ज़रूरत महसूस की है, तब मैंने पहले तो अपने दिल को टटोला है कि मैं क्या चाहता हूँ और फिर इसे देने का फैसला किया है। और जब मैंने दिया है तो हमेशा ये मेरे पास वापस लौटा है। यह मुझे उस व्यक्ति की कहानी याद दिलाता है जो जाड़े की ठंडी की रात में लकड़ियाँ लेकर बैठा है और पास में ही धीमे धीमे जल रहे चूल्हे पर चिल्ला रहा है, जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लकड़ियाँ अंदर डालूंगा। और जब पैसे, प्रेम, सुख, बिक्री और संपर्क की बात आती है तो हर व्यक्ति को यह याद रखने की ज़रूरत है, जो आप चाहते हो वह पहले आप उसे दे दें, यह कई गुना होकर आपके पास लौट जाएगा। बहुधा केवल यही सोचने की प्रक्रिया से कि मैं क्या चाहता हूँ और किसी और को किस तरह मैं दे सकता हूँ, मेरे अंदर उदारता का ज्वार आने लगता है। जब भी मैं यह देखता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहे तो मैं आराम से मुस्कुराना लगता हूँ और हेलो करना शुरू कर देता हूँ और जादू की तरह मेरे आसपास अचानक से बहुत से मुस्कुराने वाले लोग जमा हो जाते हैं। यह सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका दर्पण है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया है कि सीखने वालों को मैं जितनी ज़्यादा गंभीरता से सिखाता हूँ, जितना ज़्यादा सिखाता हूँ उतना ही मैं ज़्यादा सीखता हूँ। अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हो तो किसी और को सिखाएं। ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए सारे विचार आ जाएंगे और फॉर्मूला की बाढ़ आ जाएगी। ऐसे भी समय आए हैं जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लौटा, या मुझे मिला वह मैं नहीं चाहता था, परंतु करीबी जांच और आत्मा अवलोकन से मुझे ये पता चला कि उन मामलों में देने के लिए मैं नहीं दे रहा था बल्कि पाने के लिए दे रहा था। मेरे डैडी ने शिक्षकों को सिवाय एक मास्टर टीचर बन गए। मेरे अमीर डैडी ने युवा लोगों के अपना बिजनेस करने का तरीका सिखाया। मैं पीछे पलट कर देखता हूँ कि यह सीखने वालों की अपने ज्ञान के प्रति उदारता ही थी जिसके कारण वे ज़्यादा स्मार्ट बन गए। इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। आप वहाँ खुद को अपने दम पर पहुँचा सकते हो, परंतु उन ताकतों की मदद से वहाँ पहुँचना ज़्यादा आसान होता है। आपको बस इतना ही करना है कि आप उदार हो और वे ताकतें भी आपके प्रति उदार होंगी। रिच डैड पुअर डैड। आपका दिन अच्छा हो। अध्याय 10। और ज़्यादा चाहिए? कुछ काम जो आपको करने चाहिए। हो सकता है कि कई लोग मेरे 10 कदमों से संतुष्ट ना हों, उनकी नज़र में यह फिलॉसफी ज़्यादा हो और इसमें काम की बातें कम हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये फिलॉसफी भी उतनी ही महत्वपूर्ण चीज़ है जितनी कि काम की बातें। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं परंतु कुछ करते नहीं हैं। मैं यही कहूँगा कि मैं दोनों प्रकार के लोगों का संयोग हूँ। मैं नए विचारों को पसंद करता हूँ और मैं काम भी करना पसंद करता हूँ। तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें के बारे में मार्गदर्शक बातें जानना चाहते हैं, मैं संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं करता हूं। आप जो कर रहे हैं वह करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में, अवकाश लें और यह आकलन करें कि कौन सी चीज़ें काम आ रही हैं और कौन सी चीज़ें काम नहीं आ रही। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज़ें करते चले जाएं और अलग परिणाम की अपेक्षा करें। जो सफल नहीं हो रहा वो करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोज करें। नए विचारों की तलाश करें। नए निवेश के विचारों के लिए मैं पुस्तकों की दुकान में जाता रहता हूँ और अलग अलग और अनूठे विषयों पर पुस्तकें ढूंढता हूँ। मैं उन्हें फॉर्मूला का नाम देता हूँ। कैसे करें? पुस्तकों उस फॉर्मूला के लिए खरीदता हूँ जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। उदाहरण के लिए, मैंने एक पुस्तक की दुकान में जाकर जोएल मोस्कोविट्ज़ की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन भी देखी। मैंने वह पुस्तक खरीदी और पढ़ डाली। तत्काल काम करो। अगले गुरुवार को
मैंने वही किया जो पुस्तक में कहा गया था। मैंने हर कदम पुस्तक के अनुसार उठाया। वकीलों और ऑफिसों या बैंकों में मैंने रियल एस्टेट के सौदों के साथ भी यही किया था। ज़्यादातर लोग तत्काल कदम नहीं उठाते, या वे एक तरह इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा गया नया फॉर्मूला गलत है और उसका अनुसरण करना बिल्कुल गलत है। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया था कि मेरा 16% का फॉर्मूला क्यों बेकार है। बहरहाल मैं उसकी बात पर इसके लिए ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने ऐसा कभी भी करके नहीं देखा था। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने वह किया हो जो आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाएं और उनसे टिप्स लें। व्यवसाय की बारीकियां समझें। अपने 16% प्रमाण पत्रों के लिए मैं काउंटी टैक्स ऑफिस में गया था। मैंने वहां पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी को खोजा। मैंने पाया कि वह भी इनमें निवेश करती है। तत्काल ही मैंने उन्हें लंच का न्योता दिया। उसने रोमांचित होकर मुझे यह समझा दिया कि कैसे करना है और उसने अपना पूरा ज्ञान मेरे सामने परोस दिया। लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वह जगह दिखाई जहां मैं इस तरह का सौदा कर सकता था। अगले दिन तक मैं उसकी मदद से 2 बड़ी जायदादों को पा लिया था और मैं तब से उन पर 16% दर से ब्याज कमा रहा हूँ। मुझे पुस्तक पढ़ने का 1 दिन लगा, कदम उठाने में 1 दिन लगा, लंच में 1 घंटा और 2 बड़े सौदे करने में केवल 1 दिन लगा था। कक्षाओं में भाग लें और टेप खरीदें। मैं अखबारों में नई और रोचक कक्षाओं की खबर खोजता रहता हूँ। इनमें कई तो मुफ्त में भी होती हैं, या तो फिर उनकी फीसें बहुत कम होती है। मैं जो सीखना चाहता हूँ उस विषय पर मैं महंगे सेमिनारों में भी जाता हूँ। इसलिए मैं अमीर हूँ और मुझे इसलिए नौकरी की करने की कतई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इस तरह के पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। मेरे कुछ दोस्त मुझे बताया करते थे कि इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेकर अपना समय और पैसा दोनों में बर्बाद कर रहा हूँ। वे आज भी वही काम कर रहे हैं। हमेशा ऑफ़र देते रहें। जब भी मैं कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी चाहता हूँ तो मैं कई प्रॉपर्टी देखता हूँ और सामान्यतः एक ऑफ़र लिख देता हूँ। अगर आप नहीं जानते कि सही ऑफ़र क्या होना चाहिए तो यह मैं भी नहीं जानता था। यह तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वह ऑफ़र को कड़ा देते हैं और मैं यथासंभव कम से कम काम करता हूँ। मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उस अपार्टमेंट हाउस को खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को उसका एजेंट और मैं गए और हमने 6 अपार्टमेंट हाउस देखे। 4 तो घटिया थे परंतु 2 अच्छे थे। मैंने उसे कहा कि वह सभी 6 जगहों पर ऑफ़र लिखें और मालिकों द्वारा मांगी गई कीमत से आधी का ऑफ़र दें। ये सुनते ही उसके एजेंट को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उनके हिसाब से ये बदतमीजी होती और इनसे मकान मालिकों को बुरा लग सकता था, परंतु मैं वास्तव में यह नहीं सोचता कि एजेंट कितना कठोर श्रम करना चाहता था। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे एक बेहतर सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने कभी कोई ऑफ़र नहीं दिया और वह आज भी सही कीमत पर सही सौदे के लिए भटक रहे हैं। आप नहीं जानते कि सही कीमत क्या है जब तक कि सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी ना हो। ज़्यादातर बेचने वाले बहुत ज़्यादा कीमत मांगते हैं। यह दुर्लभ ही है कि कोई बेचने वाला वास्तव में ऐसी कीमत मांगे जो वास्तविक मूल्य से कम हो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ऑफ़र देना चाहिए। जो लोग निवेशक नहीं होते उन्हें ये समझ नहीं होती कि कोई चीज़ बेचना कितना कठिन होती है। मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी थी जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैंने किसी भी चीज़ का स्वागत किया होता। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कीमत कितनी कम थी। उन्होंने अगर मुझे 10 सुअरों का भी ऑफ़र दिया होता तो भी मैं खुश हो गया होता। ऑफ़र की कीमत से नहीं बल्कि इस बात से कि कोई तो मेरी प्रॉपर्टी में रुचि रखता है। इसके जवाब में मैं बदले में पूरे सुअर फार्म को हासिल करने की कोशिश करता था। तो यह खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का खेल बड़ा मज़ेदार होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, यह मज़ेदार है और यह केवल खेल है। ऑफ़र देते रहें, कोई तो कभी हाँ कहेगा। और मैं हमेशा अपने ऑफ़र में बचाव के वाक्य डाल देता हूँ। मैं रियल एस्टेट में हमेशा अपने ऑफ़र में ये लिखता हूँ, बिजनेस पार्टनर के अनुमोदन के बाद ही यह समझौता अंतिम माना जाएगा। मैं कभी यह नहीं बताता कि मेरा बिजनेस पार्टनर कौन है। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि मेरी बिजनेस पार्टनर मेरी बिल्ली है। अगर वे ऑफ़र को मान लेते हैं तो मैं सौदा नहीं करना चाहता तो मैं घर फ़ोन लगाता हूँ और अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूँ। मैं यह अजीबोगरीब व्यक्तित्व इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आप ये जान सकें कि यह खेल कितना आसान है। ज़्यादातर लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें काफ़ी गंभीरता से लेते हैं।
एक अच्छा सौदा खोजना या सही बिजनेस ढूंढना, सही लोग या सही निवेशक ढूंढना दरअसल डेटिंग की तरह होता है। आपको बाजार में जाना होता है और बहुत से लोगों से बात करनी होती है और बहुत से ऑफर देने होते हैं। कई ऑफरों का जवाब देना होता है, चर्चा करनी होती है, अस्वीकार या स्वीकार करना होता है। मैं जानता हूँ ऐसे भी अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फ़ोन की घंटी बजने का इंतज़ार करते रहते हैं। परंतु जब तक आप सिंडी फैक्रोड या टॉम क्रूज नहीं हो, तो मैं सोचता हूँ कि आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप बाज़ार में जाएं, चाहे सुपरमार्केट में ही चले जाएं, खोजें, ऑफ़र दें, अस्वीकार करें, सौदेबाजी करें और स्वीकार करें। यह ज़िंदगी में हर चीज़ के बारे में दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है। महीने में एक बार किसी निश्चित स्थान से 10 मिनट तक जॉगिंग करते हुए या टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए निकलें। मैं अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट के निवेशों को जॉगिंग करते समय ही खोजे हैं। 1 साल तक किसी निश्चित दायरे में जॉगिंग करता था। मैं परिवर्तन को देखता रहता था। किसी भी सौदे के फायदे के लिए 2 तत्वों का होना जरूरी है, एक तो सौदा और दूसरा परिवर्तन। हालांकि सौदे तो बहुत से होते हैं, परंतु परिवर्तन को भांप लेने से एक सौदा फायदेमंद मौके में बदल जाता है। इसलिए जब मैं जॉगिंग करता हूँ तो जॉगिंग करने के लिए ऐसी जगह चुनता हूँ जहाँ मैं निवेश करना चाहता हूँ। बार बार उसी जगह के चक्कर लगाने से मैं वहाँ हो रहे छोटे परिवर्तनों को देखता हूँ और ऐसे रियल एस्टेट के साइन बोर्ड्स को मैं भांप लेता हूँ जो काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब यह होता है कि बेचने वाला सौदा करने के लिए बहुत इच्छुक होगा। मैं जाते हुए ट्रकों को भी देखता हूँ और आते हुए ट्रकों पर भी निगाह रखता हूँ। मैं रुक कर ड्राइवरों से बात करता हूँ। मैं पोस्टमैनों से भी बात करता हूँ। उन्हें अपने इलाके के बारे में काफ़ी गजब की जानकारी होती है। मैं एक बुरा इलाका खोज रहा हूँ, खासकर ऐसा इलाका जहाँ लोग बुरी खबर से डरे हुए हों। मैं साल में कई बार ये देखने के लिए चक्कर लगाता हूँ कि सुधार के कोई लक्षण नज़र आ रहे हैं। मैं रिटेल से बात करता हूँ और ख़ासकर नए दुकानदारों से, और उनसे यह पूछता हूँ कि वह इस इलाके में क्यों आएँ। इसके लिए महीने में कुछ मिनट का समय देना होता है और मैं इसे तब करता हूँ जब मैं कसरत कर रहा होता हूँ या इसी तरह का कोई दूसरा काम कर रहा होता हूँ, जैसे स्टोर जाने या आने का काम। स्टॉक के मामले में मुझे पीटर लिंच की पुस्तक बिडिंग स्ट्रीट इसके लिए बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें से ऐसे स्टॉक चुनने का फॉर्मूला दिया गया है जिसकी कीमत बढ़ने वाली है। मैंने यह पाया है कि कीमत बढ़ने के सिद्धांत पर हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट हो, स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो, नया पालतू कुत्ता हो, नया घर हो, नया जीवन साथी हो या लॉन्ड्री के डिटर्जेंट पर बार्गेनिंग हो। प्रक्रिया लगभग वही रहती है। आपको यह जानने की ज़रूरत होती है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं और इसके बाद आपको तलाशना होता है उसे। ग्राहक हमेशा गरीब क्यों रहेंगे? जब सुपरमार्केट में कोई सेल लगती है, जैसे टॉयलेट पेपर, तो ग्राहक दौड़कर स्टॉक को इकट्ठा कर लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है, जिसे सामान्यतः फ्रेश या उतार सुधार कहा जाता है, तो ग्राहक इससे दूर भाग जाते हैं। जब सुपरमार्केट अपनी कीमत बढ़ा देता है तो ग्राहक कहीं और जाकर खरीदी करते हैं। जब स्टॉक मार्केट अपनी कीमत बढ़ा देता है तो ग्राहक खरीदना शुरू कर देते हैं। सही जगहों पर खोजे। मेरे पड़ोसी ने कैंडोलियम, जो रियल एस्टेट है, $1,00,000 में खरीदा। मैंने उसके बगल में वैसा ही कैंडोलियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वह कीमतों को बढ़ने का इंतज़ार कर रहा है। मैंने उसे कहा कि फ़ायदा खरीदते समय होता है, न कि बेचते समय। उसे एक ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर को चुना था जिसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने एक बैंक के फोरक्लोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी। मैंने एक कक्षा में $500 की फ़ीस देकर यह सीखा था कि ऐसे कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का विचार यह था कि रियल एस्टेट के निवेश की कक्षा के लिए $500 की फ़ीस बहुत महंगी थी। उसने कहा कि उसके पास नहीं इतने पैसे हैं और नहीं उतना समय, इसलिए अब वह कीमत बढ़ने का इंतज़ार कर रहा है। मैं पहले तो उन लोगों की तलाश करता हूँ जो खरीदना चाहते हैं, फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंढता हूँ जो बेचना चाहता हो। मेरा एक दोस्त एक प्लॉट ढूंढ रहा था। उसके पास पैसा था परंतु समय नहीं था। मैंने भी ढूंढना शुरू कर दिया और मुझे अपने दोस्त की ज़रूरत से एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा मिल गया। मैंने इसे एक विकल्प के साथ जोड़ दिया, अपने दोस्त को फ़ोन घुमाया और उसको इसका ऑफ़र दिया। उसे ज़मीन का छोटा टुकड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी ज़रूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और ज़रूरत खरीद ली। ज़मीन का बाकी बचा हुआ टुकड़ा
मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि केक खरीदो और टुकड़ों में बांट दो। ज़्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसलिए वे कम सामान की ज़्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं मिलते, इसलिए अगर आप ज़्यादा अमीर बनना चाहते हो तो पहले बड़े विचारों को सोचना शुरू करें। दुकानदार ज़्यादा सामान खरीदने वालों को डिस्काउंट देते हैं और वे ऐसा केवल इसके लिए करते हैं क्योंकि ज़्यादातर व्यवसायी ज़्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर आप कम खर्च भी करते हैं तो आपके लिए हमेशा बड़े विचारों को ही सोचना चाहिए। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों को फ़ोन किया और पूछा उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। हम सब मिलकर कई डीलरों के पास गए और एक बढ़िया सौदा कर लिया क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। मैंने यही शेयरों के साथ भी किया है। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। अकेले काम करें या फिर काम ही न करें। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी। कर्नल सैंड्स तब तक अमीर नहीं थे जब तक उन्होंने 60 साल की उम्र तक अपना सब कुछ गंवा नहीं दिया था। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अवसर पहचानने के लिए कुछ ही चीज़ें करता आया हूँ, अब भी कर रहा हूँ। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शब्द है किया और करो। जैसा इस पुस्तक में कई बार दोहराया जा चुका है, संपत्ति के पुरस्कार को पाने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा। तो काम पर जुट जाएं अभी से ही। रिच डैड पुअर डैड। आपका दिन अच्छा हो। उपसंहार। केवल $7,000 में ही कॉलेज की शिक्षा। अब जब ये पुस्तक खत्म होने जा रही है और छपने जा रही है, मैं आपके साथ अपना एक अंतिम विचार बांटने जा रहा हूँ। इस पुस्तक को लिखने का खास कारण लोगों को यह सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से ज़िंदगी की सामान्य समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। वित्तीय परीक्षण के बिना हम उसी घिसे पिटे फॉर्मूलों के सहारे ज़िंदगी काट देते हैं, जैसे कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो और बहुत ज़्यादा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत है। मैं नीचे दी गई हुई इस कहानी को एक ऐसी आर्थिक समस्या के अंतिम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे कई युवा परिवार आज जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों से इसलिए अच्छी तरह से शिक्षा का इंतज़ाम कर सकते हैं और अपने खुद के लिए रिटायरमेंट का पैसा इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत के बजाय वित्तीय बुद्धि का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है, ये उसी का उदाहरण है। मेरा एक दोस्त एक दिन अपना दुखड़ा रो रहा था कि 4 बच्चे की कॉलेज की शिक्षा के लिए पैसे की बचत करना कितना कठिन था। वह हर महीने एक म्यूचुअल फंड में $300 जमा कर रहा था और तब तक उसने लगभग $12,000 जमा कर लिए थे। उसने अपने बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए $4 लाख की ज़रूरत थी। उसके पास जमा करने के लिए 12 साल थे क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा अब तक 6 साल का था। यह 1991 की बात है और उस समय फिनिक्स का रियल एस्टेट का बाजार दुर्दशा में था। लोग बाग अपना घर बार बेचने लगे थे। मैंने अपने इस सहपाठी को सुझाया कि उसके पास म्यूचुअल फंड में जो पैसा जमा है उसके कुछ हिस्से से वह एक घर खरीद ले। यह विचार उसे कुछ जम गया और हम सब इस संभावना पर विचार करने लगे। उसकी मुख्य चिंता यह थी कि वो एक और घर खरीदने के लिए उसके बैंक में क्रेडिट नहीं था और उसके पास इतना नकद नहीं था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि वह प्रॉपर्टी को फाइनेंस करवाने के लिए एक बैंक में जाने के अलावा दूसरे रास्ते भी होते हैं। हम दोनों हफ्तों तक मकान खोजा, एक ऐसा घर जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता था। चुनने के लिए हमारे पास बहुत से घर थे, इसलिए हमें शॉपिंग में मज़ा भी बहुत आ रहा था। आखिरकार हमने एक अच्छे मोहल्ले में 3 बेडरूम और 2 बाथ वाला घर पसंद किया। मालिक उसी दिन घर बेचना चाहता था क्योंकि वह और उसका परिवार कैलिफोर्निया के लिए जा रहे थे। उसकी नौकरी उसका वहाँ इंतज़ार कर रही थी। वह $1,02,000 चाहता था, परंतु हमने उसे $79,000 का ऑफ़र दिया। उसने तत्काल ही मंजूर कर लिया। उस घर पर एक नॉन क्वालिफाइंग लोन था, जिसका मतलब यह था कि बिना नौकरी वाला व्यक्ति भी उसे कोई बैंकर के अनुमोदन के बिना खरीद सकता था। मकान मालिक पर $72,000 का कर्ज बाकी था, इसलिए मेरे दोस्त को केवल बचे हुए $60 का इंतज़ाम करना था, जो कर्ज की रकम और खरीदने की राशि का अंतर था।
जैसे ही मालिक ने घर खाली किया, मेरे दोस्त ने मकान किराए पर उठा लिया। सारा खर्च निकालने के बाद, जिसमें से कर्ज की किस्त भी शामिल थी, उसके बाद हर महीने उसके जेब में $125 आने लगे। उसकी योजना यह थी कि वह मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर महीने मिलने वाले अतिरिक्त $125 का उपयोग करके जल्द से जल्द कर्ज उतार दे। हमें अनुमान लगाया कि 12 सालों में कर्ज का एक बड़ा सा भाग चुक जाएगा और अब उसका पहला बच्चा कॉलेज तो जाएगा और उसके पास $800 प्रति माह की आमदनी होगी। अगर उस मकान की कीमत बढ़ जाती है तो वह घर को बेच भी सकता था। 1994 में फिनिक्स के रियल एस्टेट मार्केट में अचानक से बदलाव आया और उसे उसी घर के लिए उसने किराएदार ने $1,56,000 का ऑफर दिया, जो उस घर में रहता था और उसे प्रेम भी करने लगा था। एक बार फिर उसने मुझे पूछा कि इसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ और मैंने स्वाभाविक रूप से कहा कि इसे 1031 टैक्स विहीन एक्सचेंज के आधार पर वो बेच दें। अचानक ही उसके पास लगभग $80,000 अतिरिक्त आ गए थे। मैंने ऑस्टिन, टेक्सास में अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, जिसने इस अतिरिक्त धन को एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया। 3 महीने के भीतर उसे हर महीने लगभग $1,000 का चेक मिलने लगे, जिसे वह कॉलेज के म्यूचुअल फंड में जमा करने लगा और बहुत तेज़ी से वो बढ़ रहा था। 1996 में मिनी वेयर हाउस बिक गया और उसकी बिक्री के हिस्से के रूप में लगभग $3,30,000 का चेक उसको मिला, जो एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिए और उसे अब हर महीने $3,000 से ज़्यादा आमदनी होने लगी, जो इसके कॉलेज के म्यूचुअल फंड में जाने लगी। और अब उसे पूरा विश्वास है कि उसका $4,00,000 का लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा और इसके लिए उसने शुरुआत में केवल $7,000 और थोड़ी सी वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा था। उसके बच्चों को अब उतनी शिक्षा मिल सकती थी जितना वो हासिल करना चाहते थे और वह अपनी मूल पूंजी का प्रयोग अपने रिटायरमेंट के लिए कर सकता था, जो अभी उसके लिए एक कॉरपोरेशन में निवेश की हुई है। इस सफल निवेश रणनीति के कारण अब वह जल्दी रिटायरमेंट ले सकता है। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इससे आपको कुछ समझ मिली होगी कि किस तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे। आज हमें बचे रहने के लिए भी पैसे की समझ की ज़रूरत है। यह विचार कि पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, वित्तीय रूप से नासमझ लोगों का विचार होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे समझदार नहीं हैं, इसका मतलब केवल इतना है कि उन्हें पैसे बनाने की कला अब तक नहीं सीखी है। पैसा केवल एक विचार है। अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आप केवल अपने विचारों को बदल दें। हम आत्मनिर्मित व्यक्ति ने छोटे पैमाने पर एक विचार शुरुआत की थी और इसके बाद बड़ा किया गया था। यही निवेश के बारे में भी लागू होता है। शुरू करने के लिए केवल कुछ डॉलर ही काफ़ी हैं और उसके बाद इनसे बड़ी रकम बनाई जा सकती है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो ज़िंदगी भर किसी बड़े सौदे के पीछे भागते रहते हैं या बड़े सौदे के लिए बहुत सा पैसा जुटाते रहते हैं, परंतु मेरी नज़र में ये मूर्खतापूर्ण है। ज़्यादातर मैंने नासमझ निवेशकों को अपना बड़ा अंडा एक ही समझौते में लगाते हुए देखा है और इसके कारण वे तेज़ी से बर्बाद हुए हैं। और वे अच्छे काम करने वाले लोग हो सकते हैं, वे अच्छे नागरिक हो सकते हैं, परंतु वे अच्छे निवेशक नहीं थे। पैसे के बारे में शिक्षा और बुद्धि महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरुआत करें, कोई पुस्तक खरीदें, किसी सेमिनार में जाएं, अभ्यास करें, छोटी सी शुरुआत करें। मैंने 6 साल से भी कम समय में $5,000 को 10 लाख की संपत्ति में बदला है, जिससे अब हर महीने $5,000 का कैश फ्लो आता है। परंतु मैंने यह बचपन से सीखा है। मैं आपको सीखने के लिए इसके लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ क्योंकि यह इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल एक बार आपको इसकी लत पड़ जाए तो यह आपके लिए भी आसान हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि मैंने अपने संदेश को बहुत स्पष्टता से पहुँचा दिया है। आपके हाथ में क्या है, इस बात का निर्णय इस बात पर होना चाहिए कि आपके दिमाग में क्या है। पैसा केवल एक विचार है। एक बहुत बढ़िया पुस्तक है थिंक एंड ग्रो रिच। इसका शीर्षक यह नहीं है कि कड़ी मेहनत कीजिए और अमीर बनिए। यह सीखिए कि किस तरह आप अपने पैसे से कठोर मेहनत करवा सकते हैं और आपकी ज़िंदगी किस तरह ज़्यादा आसान और सुखद हो सकती है। आज इस बात की ज़रूरत है कि आप सुरक्षात्मक खेल खेलने के बजाय स्मार्ट बने और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। धन्यवाद। रिच डैड पुअर डैड। काम में जुटें। आप सभी को 2 महान उपहार दिए गए थे।
आपका दिमाग और आपका समय यहाँ आपके हाथ में है कि आप इनका मनचाहा उपयोग कर सकते हैं। आपके हाथ में आने वाले हर डॉलर से आपको और केवल आपको ही ताकत मिल जाती है जो आपकी तकदीर बनाती या बिगाड़ती है। अगर आप इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च करते हैं तो आप गरीब रहने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इसे दायित्व पर खर्च करते हैं तो आप मध्य वर्ग बने रहने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इसे अपने दिमाग में से निवेश करते हैं और यह सीख लेते हैं कि किस तरह संपत्तियों को बनाया जाता है तो आप दौलतमंद होने का विकल्प चुनते हैं। चुनाव आपका है और केवल आपका है। हर दिन हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्यवर्गीय होने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इस ज्ञान को अपने बच्चों के साथ बांटने का विकल्प चुनते हैं तो आप उन्हें उस दुनिया के लिए तैयार करने वाला विकल्प चुनते हैं जो उनका इंतज़ार कर रही है। यह कोई और नहीं करेगा। आप और आपके बच्चों का भविष्य उस चुनाव पर निर्भर होता है जो आप आज करते हैं और आने वाले कल में नहीं। हम ऐसी कामना रखते हैं कि आपको बहुत सी दौलत हो और आप जिंदगी के नाम के महान उपहार से बहुत ज़्यादा सुख भोगें। रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्तों, आशा करता हूँ ये रिच डैड पुअर डैड की जो बुक है वो आपके काफ़ी काम आई होगी और आप इसको ज़िंदगी में अमल में लाएंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। मिलते हैं दूसरे वीडियोस के अंदर और ज़्यादातर ऑडियो बुक्स के लिए हिंदी में और पार्टीशन के लिए कम्प्लीटली अच्छी तरह से सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।